सो नाउ वी विल डिस्कस आवर थर्ड सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम ये जानेंगे कहाँ कहाँ पे हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसके अंदर हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको गाइड करूँगी कि आप लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक और रॉन्ग सेंटेंस पे ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे इंग्लिश में इसी में डिडक्ट होते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं कॉमा का, फुल स्टॉप का, तो आपके जो एग्जामिनर रहता है वो आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट करता है। और अगर आप ये मार्क्स बचाना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा आपके सेंटेंस में कॉमा कहाँ पे, फुल स्टॉप कहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे लिखना है। जो भी हमारे आंसर्स में हमें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है हम उसको लिखेंगे। स्पेशली हमें ये ध्यान में रखना है अगर आप ऑन लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं तो हम किस टेंस में उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं हमारे टेंसेस को चेंज कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपके कॉमा सेंटेंस रॉन्ग होने पे या आप जो कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाते 1 मार्क्स ईजिली डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आप सही फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे, इसमें भी आपको पता है कि आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन और जो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं इसका आपको फॉर्मेट पढ़ाया जाता है। तो इसका फॉर्मेट आपको लिखना ही है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हमने आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एनालाइज किया है, आप लोग अपने फॉर्मेट के अंदर जो हमारा पुराना फॉर्मेट चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, कि हम राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, बट जब हम एंड में यूर फेथफुली या यूर ऑबिडेंट वॉट एवर जो भी आप वहाँ पे मेंशन करते हैं, आप उसको अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। बल्कि हमारा फॉर्मेट कहता है कि हमें वो सब कुछ एक ही साइड लिखना है। सो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी चीज़ आप कहाँ पे लिख रहे हैं। इससे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपके इंग्लिश के पेपर में 100% में 70% हमारा ग्रामर पोर्शन होता है। आपको अब ये ध्यान रखना है जब भी आप ग्रामर पोर्शन करेंगे, बिना क्वेश्चन को समझे आप उसका आंसर्स नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना निकालते हैं पैसेज के अंदर करने में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि स्टार्टिंग में वो पैसेज लेकर बैठ जाते हैं कि हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। और जब आप अपना पैसेज सॉल्व करते हैं, ये आप भी जानते हैं कि उस पैसेज के अंदर आप अपने 1 से 1.5 घंटा अपना वेस्ट कर देते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पैसेज अटैम्प्ट भी करते हैं स्टार्टिंग में, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप पूरा पैसेज ना पढ़ें। आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, देन आप पैसेज पढ़ें। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमारे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में वहीं पे वैसे ही वो आंसर मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबली मोस्टली हमारा क्या होता है कि हम उसको स्टार्टिंग में ही रहता है। अगर आपने फर्स्टली क्वेश्चन पढ़ लिया है, देन आप अपना पैसेज पढ़ रहे हैं, तो आपको पैसेज में ऊपर ही वो आंसर मिल जाएगा। तो आपको दोबारा क्वेश्चन, दोबारा पैसेज, दोबारा आंसर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऐसे ही करके आप अपने सारे आंसर्स को अटैम्प्ट करोगे। क्योंकि अगर हम इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हमने सबसे पहले फुल पैसेज पढ़ा, देन हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फिर से फुल पैसेज पढ़ा, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर कहाँ मिलेगा। हमने फर्स्ट आंसर उस पर टिक करा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, अब हम दोबारा से पूरा पैसेज पढ़ेंगे और फिर सेकंड को अटैम्प्ट करेंगे। इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक हमारे पास यही है कि पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, देन उस फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपने अपना पैसेज पढ़ा। जैसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया उस पैसेज में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके आगे का आप पढ़ोगे पैसेज, आपको नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा। तो इससे आपका जो टाइमिंग है ना, कि आप बार बार पैसेज को पढ़ रहे थे, ये आपका कम हो जाएगा और आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी टाइम में पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे कितना भी हमें सॉल्यूशन हम उसको पढ़ रहे हो, जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे ही नहीं तब तक हम उसको ईजिली नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, फॉर्मेट सही बनाते हैं, क्वेश्चंस को आप सही से पढ़ते हैं, आंसर्स उसमें सही से देते हैं, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको अपने लॉजिकली आंसर देना है। तो आपको आपके जो टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब हैं आपके पास अवेलेबल हैं ग्रामर में, आप उनको पढ़ेंगे कि लाइक अगर हमें प्रेजेंट में लिखना है तो हम हमारे कौन कौन से वर्ब्स को यूज़ करें, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें वहाँ पे यूज़ होगा। लाइक इज, एम, आर, हैज़, हैव, इनको हम यूज़ करते हैं, डूडल्स, ये हमारे होते हैं प्रेजेंट में। ठीक है,
देन पास्ट में अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना है, पास्ट में हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म जाता है, वॉज वर्ब से हम यूज़ करेंगे और हैड का यूज़ करेंगे, विच मीन्स आपकी जो पास्ट में हो चुका है, अगर आप सेंटेंस में ये वर्ड्स को, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बोल देगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। और अगर आप शो कर रहे हो कि हमें हमारा फ्यूचर में क्या लिखना है, तो फ्यूचर में आपको पता है आपके पास विल और शॉल रहता है। फर्स्ट पर्सन के लिए वी आर ऑलवेज यूजिंग शॉल, ओके। एंड इसमें हम विल और शॉल में हमें इतना डिफ़िकल्टीज नहीं रहती हैं, क्योंकि हम, अगर आप शॉल यूज़ कर रहे हो, आपको अगर शॉल वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम जिसकी बात करें उसमें शॉल यूज़ नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ विल यूज़ कर रहे हैं, शॉल को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, विल में भी आपका जो आंसर्स रहेगा वो क्लियर रहेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। विल हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसी में भी यूज़ हो सकता है, ओके। लेकिन अगर हम शॉल यूज़ कर रहे हैं, हमने हमारे सेंटेंस के अंदर शॉल यूज़ किया है, तो उस शॉल के लिए हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शंस होती है ग्रामर के अंदर कि शॉल को हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो ध्यान रखिए, अगर हम शॉल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होगा इस चीज़ पे कि वो चीज़ हमारी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड या थर्ड पर्सन है। एंड विल हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पे रहता है, तो इसमें आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में आप ज़्यादा से